चलिए, नमस्कार दोस्तों, गोस्वामी आईएएस एकेडमी के चैनल पे आपका स्वागत है। और आज हम लोग बिहार के कड़ी को है ना आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग भौतिक विभाजन देखते हैं। भौतिक विभाजन की जब बात करते हैं तो अर्थात भूगार्भिक संरचना। आज हम लोग स्पेशली क्या देखेंगे? बिहार का भूगार्भिक संरचना। भूगार्भिक संरचना, भूगार्भिक संरचना। तो सबसे पहले तो ये आपका बिहार का एक मैप हो गया। इस मैप में तो हम हमेशा आपको बताए हैं कि आसान क्या करना है कि खास बात कि इनके बीचों बीच से एक क्या गुजार देना है? गंगा नदी, है ना, एक गंगा नदी को गुजार देना। इससे क्या होता है कि जब बीचों बीच डिवाइड कर देते हैं तो बिहार जो है आसान हो जाता है और बिहार जो है मतलब उत्तरी हिस्सा और दक्षिणी हिस्सा में समाहित हो जाता है। और इतना हम लोग कोई भी पढ़ाई में जो है कीवर्ड होता है, तो कीवर्ड में हमारा क्या है? बिहार में एक कीवर्ड हमारे पास पकड़ में आ गया है कि इनके बीचों बीच से गंगा नदी गुजरती है। चलिए, तो अब आगे आज हम लोग देख लेते हैं भौतिक विभाजन। जब भौतिक विभाजन की बात करते हैं तो सर्वप्रथम इनके भौतिक विभाजन को हम लोग तीन भागों में बांटते हैं। जैसे हम लोग इंडिया के कंसेप्ट में देखे थे कि भारत का भूगार्भिक संरचना में उत्तर का पर्वतीय हिस्सा, मैदानी हिस्सा, थार मरुस्थलीय, ये सभी हम लोग देखे थे। उसी तरीके से हमारे पास बिहार का भी अपना एक भौतिक संरचना है और उस संरचना को तीन भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो पहला पर्वतीय हिस्सा, दूसरा मैदानी हिस्सा और तीसरा पठारी हिस्सा, है ना, ये पठारी वाला। जब हम लोग पर्वत का बात करेंगे सर्वप्रथम तो याद कीजिए कि बिहार में यदि हम लोग पर्वतीय हिस्सा बात करेंगे तो कहां कहां देखने को मिल सकता है। याद कीजिए, हम लोग जब इंडियन ज्योग्राफी में चर्चा किए थे कि ये ट्रांस हिमालय है, ये ट्रांस हिमालय में काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, उसके बाद बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और लघु हिमालय। तो लघु हिमालय को ही हम लोग क्या बोलते हैं? शिवालिक। और शिवालिक का एरिया जो है वो हिमालय का, ग्रेट हिमालय का निचले वाला हिस्सा है। और निचले वाला हिस्सा जो है नेपाल के नीचे से अर्थात बिहार का ये वाला इलाका से जो है क्रॉस करता है। ठीक है, तो यदि हम लोग पर्वतीय बोलेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया? ये शिवालिक। आप लोग एक लाइन में बोल सकते हैं किसको? शिवालिक श्रेणी। ठीक है, शिवालिक श्रेणी। एक एक करके हम लोग देखते हैं। ये शिवालिक श्रेणी जो है इसका निर्माण कब हुआ है? इसका निर्माण हुआ है प्लाइस्टोसीन काल में। कौन सा काल में? प्लाइस्टोसीन काल में। ये भी याद रखेंगे, इसका निर्माण कब? प्लाइस्टोसीन काल में। ठीक है, जब यहां तक हम लोग पहुंच गए तो पर्वतीय हिस्सा को जो है खास करके शिवालिक हिस्सा को हम लोग बिहार में तीन भाग में बांटते हैं। एक इस तरीके से रामनगर दून, दूसरा सोमेश्वर श्रेणी और तीसरा हरहा घाटी क्षेत्र। ठीक है, हरहा घाटी क्षेत्र। तो ये वाला हमारा जो है क्या है कि शिवालिक को हम लोग तीन भागों में बांट दिए। और इसका यदि हम लोग दून की बात करेंगे तो बिहार का ऊपरी हिस्सा में कहा? एकदम ये तराई वाला इलाका में आपको क्या मिलेगा? तो पर्वतीय हिस्सा मिलेगा। और ये दून का क्षेत्र तो ये वाला हो गया। जैसे याद कीजिए, दून हम लोग बताए थे, देहरादून उसी के नाम पे हम लोग बोले थे। तो ये वाला तो दून का इलाका हो गया। ये वाला जो है आपको
यहां से लेकर के ये पश्चिमी चंपारण का हिस्सा, इस तरीके से हम लोग चलते हैं, इस तरीके से, इस तरीके से ये वाला हिस्सा, अर्थात ये पश्चिमी चंपारण से लेकर के कहीं ना कहीं किशनगंज तक यदि आप लोग लेते हैं तो यहां तक आपका शिवालिक रेंज अवस्थित है। और इस शिवालिक रेंज में रामनगर, दून, ये वाला तटीय इलाका, पश्चिमी क्षेत्र में आपको यहाँ पश्चिमी चंपारण में क्या मिल जाएगा, सोमेश्वर श्रेणी, सोमेश्वर श्रेणी। और ये वाला एरिया जो हो गया हमारा घाटी वाला क्षेत्र हो गया, घाटी वाला क्षेत्र, हरहा क्षेत्र, या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, तराई क्षेत्र भी बोल सकते हैं, तराई प्रदेश, तराई प्रदेश भी बोल सकते हैं। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है हमारे ख्याल से। रामनगर दून में ज्यादा सवाल तो नहीं बनता है, रामनगर दून में ज्यादा सवाल तो नहीं बनता, लेकिन सोमेश्वर श्रेणी से सवाल बनने की संभावना दिखती है ना। अब क्या है सोमेश्वर श्रेणी में वो देख लेते हैं हम लोग। सर्वप्रथम तो इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, बस नाम से ही याद हो गया, फोर्ट सोमेश्वर। कौन सा, फोर्ट सोमेश्वर, सोमेश्वर। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है, यदि ये भी आ जाए बीपीएससी में, कहने का मतलब है कि बीपीएससी क्या पूछेगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन उसकी ऊंचाई भी हम लोग देख लेते हैं। यदि मीटर में बात करेंगे तो 880 मीटर, और इसको फीट में कन्वर्ट करेंगे तो फीट से भी यदि दे देगा तो वहां कंफ्यूज नहीं करना है। 2884 फीट, 2884 फीट इसकी सबसे ऊंची चोटी हो गई। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को। तो ऊपरी वाला हिस्सा जो है हमारा क्या हो गया, ये हो गया, ये सोमेश्वर श्रेणी, याद कीजिए सोमेश्वर श्रेणी फेमस है, यहीं से गंडक का भी उद्गम होता है, गंडक का, और गंडक पर ही क्या है, त्रिवेणी नहर, त्रिवेणी नहर, ये पूछा था बीपीएससी। चलिए कोई बात नहीं, याद रखेंगे। उसके बाद आप लोग को याद कीजिए, ये हमारा कौन सा प्रदेश है, नेपाल वाला क्षेत्र, और ये हमारा पश्चिमी चंपारण का क्षेत्र। तो इसी सोमेश्वर श्रेणी में कुछ दर्रे भी मिलेंगे, तो उस दर्रे को भी आपको क्या करना है, याद करना है। अब पहला तो आपको नाम सोमेश्वर दर्रा, सोमेश्वर दर्रा ये याद ही है, तो सोमेश्वर श्रेणी है तो सोमेश्वर दर्रा भी है, ठीक है। दूसरा दर्रा जो है वो है आपको भिखना ठोड़ी, दूसरा भिखना ठोड़ी दर्रा। उसके बाद आपको कापन दर्रा, कापन है ना, कापन दर्रा, और उसके बाद हरहा, ये हरहा है ना, हरहा, हरहा मतलब ही होता है घाटी। ठीक है, तो कितना दर्रा, सोमेश्वर दर्रा तो याद है ही हमारे पास, हरहा दर्रा तो जानते ही हम लोग की, मतलब ये जब हम पर्वतीय को डिवाइड किए तो एक रामनगर दून में, दूसरा सोमेश्वर में, तीसरा हरहा घाटी अर्थात तराई वाले प्रदेश में। तो हरहा वाला जो क्षेत्र है तो ये दर्रा भी है, तो हरहा दर्रा तो वैसे भी याद है, सोमेश्वर ऐसे भी याद है, भिखना ठोड़ी है ना, ये याद रखिएगा। गंडक यहाँ से प्रसिद्ध है, बताएंगे नदी वाला में हम लोग। उसके बाद कापन, ये जो है चारों दर्रे हैं जो किनके बीच है, भारत वो नेपाल के बीच। भारत बोले तो बिहार व नेपाल के बीच, बिहार बोले तो पश्चिमी चंपारण वो नेपाल के बीच। हमारे ख्याल से परेशानी नहीं होगी। चलिए, हम पर्वतीय हिस्सा में हमें यही देखना है, तो ये वाला एरिया हमारा हो गया पर्वतीय। अब हम लोग चलते हैं दूसरा मैदानी हिस्सा। दूसरा कौन सा चलते हैं, मैदानी हिस्सा।
तो मैदानी हिस्से को इस तरीके से हम लोग देखते हैं। देखिए, एक बिहार को तो हम लोग आसान तरीके से क्या कर दिया, बिहार के बीचों बीच से क्या गुजार दिया हम लोग भैया, गंगा नदी, है ना। तो गंगा के उत्तर वाले हिस्सा को चलते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, उत्तरी मैदान। क्या बोलेंगे, उत्तरी मैदान। और नीचे वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, दक्षिणी मैदान। तो ये मैदानी हिस्सा जो है हमारे यहाँ ज्यादा है, ठीक है। वैसे भी याद कीजिए आप लोग, है ना, जो तराई के प्रदेश से जब नदियां चलती हैं तो बांगर का निर्माण करते हैं, उसके बाद खादर का निर्माण करते हुए, तो अर्थात उत्तरी मैदान में जो नदियां द्वारा जो लाई जाती है तो उससे जो मैदान बना तो उससे हम लोग क्या बोल दिए, उत्तरी मैदान। और नीचे वाले को हम लोग क्या बोल दिए, दक्षिणी मैदान। इसको इस तरीके से हम लोग एक बार देखते हैं। जब हम लोग मैदानी हिस्सा को डिवाइड करेंगे, मैदानी हिस्सा को यहां देखिए, मैदानी हिस्सा को डिवाइड करते हैं इस तरीके से, मैदानी क्षेत्र। तो मैदानी क्षेत्र में हम लोग दो भाग में बांट देंगे, एक उत्तर का मैदान और दूसरा दक्षिण का मैदान। ये उत्तर का मैदान हो गया कि उत्तरी क्षेत्र में जो नदियां आकर के गंगा में मिलती है, जैसे मान लीजिए कि ये बूढ़ी गंडक है ना, ये आपको बागमती है ना, कमला, सोन और महानंदा, मान लीजिए, है ना, गंडक, है ना, बूढ़ी गंडक, उसके बाद है ना बागमती, कोसी, है ना, कोसी, ये सब आदि। तो नदी वाला में हम लोग देखेंगे, मान लीजिए ये है ना, बूढ़ी गंडक, है ना, बागमती, कोसी, महानंदा, ये सबसे जो नदियां आकर के मिलती है तो अपने साथ क्या करती है, नई मिट्टियां लेकर के आती है ना। तो नई मिट्टी लेकर के आती, तो तराई वाला एरिया जो होता है, तो वो तराई वाले एरिया में क्या होता है, उत्तरी मैदान में प्राकृतिक रूप से ये वाला एरिया जलमग्न होता है। वैसे भी आपको मालूम है उत्तर का मैदान जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध है बाबू, बाढ़ के लिए, और ये वाला किसके लिए प्रसिद्ध है, सूखा के लिए, ठीक है, सूखा के लिए। तो उत्तर के क्षेत्र से जो नदियां आकर के मिलती है तो उत्तरी मैदान का निर्माण किया। इधर चले हम लोग ऐसे कर्मनाशा, है ना, कर्मनाशा, उसके बाद सोन, है ना, पुनपुन, है ना, उसके बाद क्यूल, उसके बाद अजय, और भी बहुत नदियां हैं जो हम लोग देखेंगे अपवाह तंत्र में, ड्रेनेज सिस्टम में। तो दक्षिण के क्षेत्र से जो नदियां आकर के बनाती है, ठीक है, और उत्तर के क्षेत्र से, तो इसीलिए इनको दो भाग में डिवाइड कर दिया गया, उत्तरी मैदान और दूसरे को हम लोग दक्षिणी मैदान। उत्तरी मैदान जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, बाढ़ के लिए, और दक्षिणी मैदान किसके लिए प्रसिद्ध है, सूखा के लिए। तो जब हम लोग मैदानी हिस्सा में डिवाइड किए, मैदानी हिस्सा में, तो मैदानी हिस्सा में ये वाला एरिया हो गया आपको उत्तर का मैदान। उत्तर का मैदान जो होता है वो जलमग्न रहता है, तो जलमग्न रहता है तो बिहार में इसे क्या कहते हैं, चौर या मन। अर्थात यदि ये क्वेश्चन पूछ देगा कि चौर या मन क्यों प्रसिद्ध है या क्या कहलाता है, तो आप लिखेंगे उत्तरी मैदान में प्राकृतिक रूप से जलमग्न क्षेत्र क्या कहलाता है, चोर या मन। क्लियर हो गया, चोर या मन, ठीक है। तो आराम से इसको याद रखेंगे। जैसे आप लोग को प्रसिद्ध चोर या मन जो बोला जाता है, जैसे पश्चिमी चंपारण का लखनी चोर, है ना, पश्चिमी चंपारण का लखनी चोर बहुत फेमस है, लखनी चोर। तो ये क्या है, जलमग्न वाला एरिया है, ठीक है।
ठीक, उसके बाद पूर्वी चंपारण में चलेंगे, पूर्वी चंपारण में चलेंगे तो यहाँ पर भी पूर्वी चंपारण में भी चलेंगे तो यहाँ पर भी जो है आपको मिलेगा, है ना, बहादुरपुर और सुदूरपुर चूर, बहादुरपुर और सुदूरपुर चूर, सुदूरपुर चूर या मन। तो चोर या मन क्या हो गया, जो उत्तरी हिस्सा में प्राकृतिक रूप से जलमग्न क्षेत्र, जलमग्न क्षेत्र क्या कहलाता है, चोर या मन। और वैसे भी आपको मालूम ही होगा ये वाला हिस्सा में तराई, तराई के बाद बांगर, बांगर जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, और उसके बाद खादर जो नई जलोढ़ मिट्टी है ना, नई मिट्टी है। ठीक है, कोई दिक्कत है बाबू? नहीं। अब दक्षिणी क्षेत्र में ये कर्नासा, उसके बाद सोन, सोन, पुनपुन, है ना, क्यूल, अजय, क्यूल, अजय, ये नदी वाला में हम लोग डिस्क्राइब रूप से देखेंगे, लेकिन अभी हम लोग मैदानी हिस्सा जो देखें तो दक्षिणी हिस्सा किसके लिए प्रसिद्ध है, सूखा के लिए। और दक्षिणी हिस्सा में वैसा कुछ भी चोर या मन नहीं बनता, लेकिन दक्षिणी हिस्सा में पटना से लेकर के लखीसराय तक का क्षेत्र टॉल कहलाता है। क्या कहलाता है? टॉल कहलाता है ना। कहां? पटना से लेकर के लखीसराय तक का एरिया जो है वो टॉल के नाम से जाना जाता है। जैसे मोकामा टॉल, है ना, नाम सुने होंगे आप लोग, है ना, मोकामा टॉल, ये सब। और इसका जो होता है आकृति, जब चलते हैं तो इस वाले क्षेत्र में चलेंगे तो आकृति दियरा के रूप में, ये वाला एरिया में दियरा आकृति। उसके बाद चलेंगे हम लोग पोर, चोर तो जान ही गए, दियरा, चोर, और गोखुर झील का भी निर्माण करता है, गोखुर झील का भी निर्माण आकृति बनती है। जब हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी में देखे थे तो फिजिकल ज्योग्राफी में देखे थे जैसे गाय का खुर होता है उसी तरीके का आकृति इधर भी बनता है। तो गोखुर झील टाइप में, जैसे मान लीजिए कि इधर से एक नदी आ रही है ऐसे, और ये एक सहायक नदी है, मेन नदी है, तो ये वाला जो एरिया होता है वो गोखुर टाइप में बन जाता है। मतलब इधर का भी मिट्टी मिला और इधर का भी मिट्टी मिला, तो यहाँ जो आकृति बनती है वो कौन सी बनती है? गोखुर, है ना। तो गोखुर की आकृति, यदि क्वेश्चन पूछ दे कि गोखुर की आकृति किधर बनती है तो उत्तरी मैदान में, चोर का आकृति किधर बनता है तो उत्तरी मैदान में, दियरा किधर बनता है तो उत्तरी मैदान में, टॉल किधर बनता है तो दक्षिणी मैदान में। ठीक है, पटना से लेकर के लखीसराय तक के एरिया को टॉल करते हैं। चलो, तो बिहार का दूसरा मैदानी हिस्सा भी आपको कंप्लीट हो गया। अब रहा तीसरा पठारी हिस्सा। तो बिहार में आपको क्या है कि पठार तो है नहीं, लेकिन जो झारखंड से सटे हुए जिले हैं वहां आपको पठारी देखने को मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए यहां से स्टार्ट करते हैं रोहतास से लेकर के बांका तक के क्षेत्र को हम लोग क्या बोल सकते हैं एक तरीके से तो पठारी हिस्सा। जैसे मान लीजिए रोहतास, औरंगाबाद, गया, जमुई, भागलपुर, बांका, ये सभी जो है छोटा नागपुर का ही हिस्सा जो है उनका कुछ हिस्सा यहाँ पे मिल जाता है। तो पठारी हिस्सा जो है ये आपको मिल जाएगा, जो कैमूर से लेकर के कहां तक मिलेगा? बांका तक का क्षेत्र में। तो ये हमारा तीसरा हो गया पठारी क्षेत्र। तो बिहार को जो बांटा गया भौतिक संरचना में तो तीन ही क्षेत्र में बांटा गया। नंबर 1 पर्वतीय हिस्सा, दूसरा मैदानी हिस्सा, तीसरा पठारी हिस्सा। तो यहां से सवाल बहुत कम बनते हैं। पर्वतीय हिस्सा में ऐसे सवाल जो बनते हैं तो वो आपको पर्वतीय हिस्सा को भी हम लोग क्या कह दिए, शिवालिक क्षेत्र में डिवाइड कर दिया। और शिवालिक को हम लोगों ने रामनगर, दून, सोमेश्वर श्रेणी और हरहा घाटी। प्रश्न जो बनने की संभावना दिखती है यहीं से बनने की संभावना। दून वाला क्षेत्र तो यदि पूछेगा कि रामनगर दून है ना किस श्रेणी का हिस्सा है तो आप भी उसको मार सकते हैं किसका? शिवालिक श्रेणी का हिस्सा है।
सोमेश्वर श्रेणी भी किसका है? शिवालिक का ही है। और हरहा घाटी क्षेत्र जो है वो भी किसका है? शिवालिक श्रेणी का ही है। तो रामनगर दून से तो नहीं ज्यादा सवाल। सोमेश्वर श्रेणी से यदि क्वेश्चन पूछा तो फोर्ट पहला दे सोमेश्वर श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी तो फोर्ट सोमेश्वर कितना है मीटर भैया? 880 मीटर। ठीक है, यदि फीट में देगा तो 2884 फीट। उसके बाद गंडक का उद्गम और त्रिवेणी नहर, यहाँ नदी में हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे। कुछ कुछ दर्रे हैं जैसे सोमेश्वर दर्रा, भिखनाटपुरी दर्रा, कापन, हरहा घाटी, ये भारत नेपाल, बिहार नेपाल और पश्चिमी चंपारण वो नेपाल के बीच है। तो यहाँ तक ये याद रखिए। मैदानी हिस्सा में देखेंगे तो मैदानी हिस्सा में ये याद रखना है कि तराई के नीचे और गंगा के ऊपर वाला जो बीचों बीच से है, तो ये वाला क्षेत्र को हम लोग उत्तरी मैदानी क्षेत्र बोलते हैं और नीचे वाले को हम लोग दक्षिणी मैदानी हिस्सा बोलते हैं। उत्तरी मैदानी जो उत्तर से जो नदियां आकर के गंगा के में मिलती है तो वो उस क्षेत्र में हमेशा खादर मिट्टी लेकर के, मतलब नई मिट्टी लेकर के आती है, तो ये ज्यादा उपजाऊ भी हो जाता है। हालांकि बाढ़ है लेकिन ये बाढ़ जब समाप्त हो जाती है तो ये ज्यादा उपजाऊ होता है। क्यों? तो हर वर्ष अपने साथ नई मिट्टियां लेकर के आती है बनिस्बत इसमें, क्योंकि ये जो नदियां आती है तो वो उस तरीके का मिट्टी अपने साथ समाहित करके नहीं आती है। याद कीजिएगा, एक कोसी नदी है। कोसी नदी एक ऐसा नदी, सहायक नदी है जो गंगा नदी से मिलने से पहले क्या चीज का निर्माण करती है? डेल्टा का निर्माण करती है। और डेल्टा वाला जो एरिया होता है वो ज्यादा प्रोडक्टिव होता है, उपजाऊ होता है। याद रखेंगे, हम हालांकि नदी वाला में बताएंगे। ठीक है, उसके बाद दक्षिणी हिस्सा तो ये आप क्लियर हो ही गया। उत्तरी हिस्सा में दियरा, चोर और गोखुर झील का निर्माण होता है। तो चोर किसको कहते हैं? तो चोर या मन क्या कहते हैं? जो ऊपरी वाला हिस्सा रहता है जो प्राकृतिक रूप से जलमग्न रहता है। क्या रहता है? जलमग्न, मतलब जल से मग्न रहता है। तो वो वाला क्षेत्र में जो आकृति बनता है उस क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? चोर या मन। वहीं दियारा चलेंगे तो दियारा क्या होता है कि देखिए, एक नदी है इधर, दूसरा नदी ये है। ठीक है, ये वाला क्षेत्र में जो आकृति बनता है, कभी कभी आप लोग देखे होंगे है ना, नदी के बीच में टापू टाइप में बन जाए, तो वो वाला दियारा कहलाता है। मतलब दोनों टाइप से नदी आपको मिल जाएगा। ठीक है, और यही आगे चल करके गोखुर झील का भी निर्माण कर देता है। तो यदि आकृति क्वेश्चन पूछ देगा तो आराम से बोलिएगा दियारा, चोर, गोखुर। ठीक है, तो किधर बनता है? उत्तरी, याद रखिएगा, इधर उत्तरी मैदान में। दक्षिणी मैदान में ऐसा कुछ नहीं। दक्षिणी मैदान में टॉल का निर्माण होता है जो पटना से लेकर के कहां तक है? लखीसराय तक है। कोई दिक्कत है? नहीं। चलिए, तीसरा है पठारी हिस्सा। बिहार में पठार का ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन जो झारखंड से सटे हुए जिले हैं वहां आपको पठारी हिस्सा देखने को मिल जाता है। चलिए, अब यहाँ थोड़ा सा और थोड़ा सा देख लीजिए। यदि हम लोग चट्टान भी देखेंगे यहाँ, तो चट्टान का प्रकार में ये देखते हैं तो ये याद रखेंगे, चट्टान का प्रकार। पहला धारवाड़ चट्टान। कौन सा चट्टान? धारवाड़ चट्टान। ठीक है, धारवाड़ चट्टान जो मिलेगा वो प्रसिद्ध है किसके लिए? तो अभ्रक के लिए। ठीक है, ये क्षेत्र कौन कौन सा है तो उसको लिख लीजिए। मुंगेर, जमुई, है ना, नवादा, ये सभी किसके लिए प्रसिद्ध है? धारवाड़ क्रम की चट्टानों के लिए। ठीक है, दूसरा जो होगा वो बिंद श्रेणी वाला है ना, बिंद श्रेणी चट्टान, विंध्य चट्टान। ये वाला बिहार में कहा? याद कीजिए, मध्य प्रदेश से जो हम लोग विंध्य श्रेणी लेकर के आए थे तो बिहार के कैमूर तक लेकर के आए थे। तो कैमूर और रोहतास, कैमूर व रोहतास तक एरिया जो है वो क्या कहलाता है? विंध्य चट्टान। ठीक है, उसके बाद बिहार के हिमालय के तराई से लेकर के, है ना,
पश्चिमी चंपारण वाला इलाका, ये वाला तीसरे टाइप का चट्टान आपको मिल जाएगा, ये वाला, ठीक है। और चौथा चट्टान इस टाइप का मिल जाएगा, मतलब कौन सा, उसको क्या बोलेंगे, छोटा नागपुर का, छोटा नागपुर का। और ये क्वाटरनरी चट्टान है, क्वाटरनरी चट्टान। तो चट्टान कितने हैं, 4 टाइप का, पहला चट्टान धारवाड़, दूसरा विंध्य चट्टान, तीसरा हिमालय चट्टान, है ना, और चौथा क्वाटरनरी चट्टान। क्वाटरनरी चट्टान इस एरिया में जो पठारी हिस्सा से मिलता है, और हालांकि क्वाटरनरी चट्टान आपको इधर भी मिल सकता है, हिमालय क्षेत्र में भी, लेकिन कौन, हिमालय चट्टान को स्पेशल हम लोग हिमालय चट्टान में ही रखते हैं। तो इस तरीके से आपका बिहार का भौतिक संरचना, भूगर्भिक संरचना कंप्लीट होता है। और उम्मीद करते हैं कि जो भी प्रश्न आएंगे यहां से आपका मैक्सिमम प्रश्न जो है लग जाएगा। अब आगे हम लोग अपवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम देख लेंगे, फिर मिट्टी देखेंगे। इस तरीके से हमारा क्रमबद्ध रूप से सीरीज के रूप में चलता रहेगा। और एक बार आप लोग इन्हें पढ़े, इन्हें देखें, और एक बार अपने से बिहार का मैप अपने आप में समाहित कर ले। और मैप समाहित हो जाता है तो हमें ये महसूस होता है कि आप तैयार हैं। ठीक है, जय हिंद, धन्यवाद।